गुड आफ्टरनून सभी को। तो आज हम एक आध एक्स्ट्रा अणु की संरचना पढ़ेंगे और बंध की लंबाई क्या होती है, बंध की ऊर्जा क्या होती है, सहसंयोजक अणुओं में आयनिक लक्षण कैसे आते हैं, ये सब चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारे लिए आज का इंपॉर्टेंट अणु है वो है डाइबोरेन। डाइबोरेन की संरचना ये इंपॉर्टेंट है, अलग से सीधा क्वेश्चन आता है। पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब भी ये पढ़ना होता है, तो एक जगह पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब डाइबोरेन का जो सूत्र है वो है B2H6। इसमें दो बोरॉन के अणु 6 हाइड्रोजन परमाणुओं से इस तरीके से जुड़े होते हैं। इसमें जो मजेदार बात है वो ये है कि बोरॉन की संयोजकता 3 होती है, यानी बोरॉन केवल 3 बंध बना सकता है, लेकिन यहां देखो 4 बना रहा है। और हाइड्रोजन केवल एक बना सकता है, वो हाइड्रोजन यहां 2 बंध बना रहा है। कैसे बना रहा है, यही इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले बोरॉन देखना है। बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है 5, 1s2 2s2 2p1। तो सामान्य अवस्था हम बनाएंगे बोरॉन की। सामान्य अवस्था में बोरॉन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। उत्तेजित अवस्था में बोरॉन का एक s कक्षक का इलेक्ट्रॉन कूद के p में चला जाएगा। तो अब हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 3। लेकिन यहां जो संकरण होता है ये अलग टाइप का होता है। यहां संकरण में चारों कक्षक भाग लेंगे। मैंने आपको संकरण के नियम में बताया था कि किसी भी तरह के कक्षक भाग ले सकते हैं, आधे भरे, पूरे भरे, खाली। तो इस तरीके से ये जो संकरण हुआ ये हुआ sp3 संकरण। अब इस sp3 संकरण से हर बोरॉन के पास 4 कक्षक तैयार हो गए। कैसे 4 कक्षक जरा देखेंगे। बोरॉन 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3, 4। इसमें 3 में इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 1 में इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो ऐसा ही है। ऐसा ही दूसरे बोरॉन के लिए भी बना लेते हैं अपन। 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक, 4 कक्षक, 1, 2, 3 में इलेक्ट्रॉन है और 1 में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हाइड्रोजन परमाणु इससे जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा। किनारे की ओर हाइड्रोजन सामान्य बंध बनाएगा, यानी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के sp3 संकरित कक्षक के साथ, या हाइड्रोजन का 1s कक्षक बोरॉन के sp3 संकरित कक्षक के साथ साधारण अतिव्यापन करता है और सिग्मा बंध बनाएगा। इधर भी वही हाल है। तो ये किनारे वाले में कोई विशेष बात नहीं है। अब आते हैं बीच में सेतु बनाने वाला जो हाइड्रोजन है। ये कैसा हाइड्रोजन है। सेतु बंधी, सेतु को बांधने वाला हाइड्रोजन, सेतु बंधी हाइड्रोजन का एक कक्षक इस तरीके से अतिव्यापन करता है, यानी कि सेतु बनाने वाले हाइड्रोजन परमाणु का आधा भरा एस कक्षक, 1 इलेक्ट्रॉन वाला एस कक्षक एक बोरॉन के आधे भरे और दूसरे बोरॉन के खाली कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है। नीचे भी वैसे ही करेंगे। ये और इससे हुआ ये कि इस कक्षक के साथ मिलने पे 3 कक्षकों के बीच अतिव्यापन हो रहा है। इस बोरॉन का आधा भरा, इसका खाली और हाइड्रोजन का आधा भरा, 3 कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं वहां, 2।
तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून बंध बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला बंध, इस बंध को हम 3C2E यानी कि 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन का बंध भी कहते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी संरचना क्या है? तो अगर संरचना को देखें तो आप देखिए कि बोरॉन और बोरॉन को जोड़ने वाले किनारे के जो हमारे 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं वो एक ही तल में होते हैं। पेपर ले लो, पेपर में ही बोरॉन के 2 परमाणु और 4 कोनों पे 4 हाइड्रोजन, ये एक तल में। जो सेतु बनाने वाले हाइड्रोजन हैं वो इसके ऊपर और इसके नीचे पाए जाते हैं। तो ये केले जैसा आकार है, इसलिए इस बंध को केला बंध या बनाना बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार अब मैं पूरा आपको बता देता हूं, ये टुकड़ों में जाना हमने। डाइबोरेन का सूत्र B2H6 है। इसकी संरचना पर्याप्त रोचक है, पर्याप्त महत्व की है, क्योंकि यहां ये अणु इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला यौगिक है। कैसे? तो यहां हर बोरॉन 4 हाइड्रोजन से और सेतु बनाने वाला हाइड्रोजन 2 बोरॉन को जोड़ता है। यहां बोरॉन में sp3 संकरण पाया जाता है, जिससे 4 कक्षकों का निर्माण होता है, जिसमें 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन और एक sp3 कक्षक खाली होता है। बंध बनाते समय बोरॉन से किनारों पर जुड़ने वाले दोनों हाइड्रोजन परमाणु बोरॉन के sp3 संकरित कक्षकों के साथ साधारण अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। जबकि सेतु बनाने वाला सेतुबंधी हाइड्रोजन परमाणु का अर्धपूरित s कक्षक एक बोरॉन के अर्धपूरित sp3 कक्षक और दूसरे बोरॉन के रिक्त sp3 कक्षक के साथ अतिव्यापन करके 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन वाला बंध बनाता है, जो एक इलेक्ट्रॉन न्यून बंध होता है। इसे 3C2E बंध भी कहते हैं। संरचना देखने पर पता चलता है कि दोनों बोरॉन के परमाणु और किनारों पर जुड़े हुए चारों हाइड्रोजन परमाणु एक तल में होते हैं, तथा सेतु बनाने वाले हाइड्रोजन परमाणु में से एक तल के ऊपर और दूसरा तल के नीचे पाया जाता है। सेतुबंधी हाइड्रोजन के कारण ये बंध मुड़ सा जाता है और इसे केला बंध या बनाना बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम जानेंगे अगली चीज, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे बंध ऊर्जा। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी अणु में 2 परमाणुओं के बीच बने बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। या किसी अणु में 2 परमाणुओं के बीच जब एक बंध बनता है तो जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे बंध ऊर्जा कहते हैं। दोनों ही चीजें सेम हैं। आप तोड़ना चाहो तो भी उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी और अगर जुड़ेगा तो उतनी ऊर्जा वो दे देगा। ठीक है, अब समझते हैं इसको। मान लो हम परिभाषित करें तो परिभाषा हमेशा मोल के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, तो किसी अणु में 2 परमाणुओं के बीच बने एक जैसे बंधों के 1 मोल को तोड़ने के लिए, यानी 1 मोल एक जैसे बंध तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो बंध ऊर्जा कहलाती है। अब मान लो कि मेथेन की बात करते हैं।
मेथेन में सभी हाइड्रोजन कार्बन परमाणु से जुड़े हैं। तो आप जब इसका पहला बंध तोड़ोगे, कोई सा भी तोड़ दो, उसमें जितनी ऊर्जा लगेगी, दूसरा वाला जब तोड़ने जाओगे तो उतनी ही ऊर्जा नहीं लगेगी। अब कोई भी दूसरा बंध आप कार्बन हाइड्रोजन का तोड़ो, थोड़ा ज्यादा ऊर्जा लगेगी। जब दो तोड़ लिया, तीसरे के पास गए तो थोड़ी और लगेगी, और चौथे के लिए कम हो जाती है। तो ऐसे में नॉर्मली ऐसा नहीं है कि सभी बंधों की ऊर्जा समान नहीं है, बिल्कुल समान है। लेकिन आप इसमें से कौन से बंध को भी पहले तोड़े, कोई से भी बंध को पहले तोड़िए, जो भी ऊर्जा लगेगी, मान लो 100 लग रही है, तो दूसरे को तोड़ने में 102 लगेगी, तीसरे को तोड़ने में 104 लगेगी, इस तरीके से। तो ऐसे में हम बात करते हैं औसत बंध वियोजन ऊर्जा की। औसत बंध वियोजन ऊर्जा यानी सभी बंधों को तोड़ने में लगी ऊर्जा बटा बंधों की संख्या। अब बंध वियोजन ऊर्जा हमको क्या बताती है? बंध वियोजन ऊर्जा हमको बताती है कि बना हुआ बंध कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है। जितनी ज्यादा ऊर्जा लगेगी, जितना ज्यादा बंध ऊर्जा का मान होगा, बंध उतना मजबूत होता है। तो बंध के वियोजन की ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है, मैं ये आपको थोड़ा बहुत बताता हूं। जैसे पहला, अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या। अब अगर मान लो दो परमाणुओं के बीच एक एक कक्षक भाग ले रहे हैं तो एक बंध बनेगा, इसमें उत्सर्जित ऊर्जा कम होगी। दो कक्षक भाग लें, डबल बॉन्ड बनेगा, ज्यादा ऊर्जा। तीन कक्षक भाग लें, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और ज्यादा ऊर्जा। इसका मतलब दो परमाणुओं के बीच जितने ज्यादा कक्षक बंध बनाने में भाग लेंगे, बंध वियोजन ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। ठीक है। संकरित कक्षकों की ऊर्जा, हमने ये पाया है कि संकरित कक्षक, तीन संकरण देखिए, sp, sp2, sp3। हमने ये देखा है कि जहां भी p प्रतिशत, p की मात्रा यहां 50% है, यहां आपका 66% है, और यहां 75% है। तो जैसे जैसे p प्रतिशत बढ़ता जाएगा, अतिव्यापन भी बढ़ता है और बंध की ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। अगली चीज है ऑर्बिटल में अतिव्यापन। सामान्य तौर पे हम जानते हैं कि जब सिरों से अतिव्यापन हो, सिग्मा बंध बनता है तो ज्यादा अतिव्यापन होता है, पाई बंध में कम अतिव्यापन होता है। इसलिए सिग्मा बंध की बंध ऊर्जा ज्यादा होती है और पाई बंध की बंध ऊर्जा कम होती है। इसके बाद अगर अनुनाद हो रहा है तो बंध ऊर्जा बढ़ जाती है। इस तरीके से आप कुछ चीजें और देख सकते हैं। अब आते हैं आबंध की लंबाई पे। आबंध की लंबाई या बंध की लंबाई एक ही चीज है ना? किसी अणु में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को हम क्या नाम देते हैं? आबंध की लंबाई। जैसे HCl, H का नाभिक, Cl का नाभिक, इन दोनों के बीच जो दूरी हुई ये कहलाएगी HCl के आबंध की लंबाई। अब आबंध की लंबाई वास्तव में क्या होती है? A की त्रिज्या धन B की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या का योग होता है सामान्य तौर पे। अब इससे क्या होता है, किन किन चीजों से इस पर प्रभाव पड़ता है? विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। अगर दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, जैसा कि हम HF में देखेंगे, तो क्या होता है? HF ये एक सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे उसके ऊपर थोड़ा ऋण और हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा धन आ जाएगा। अब इससे होता यह है कि ये धन और ऋण भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो विपरीत आवेशों के आकर्षण के कारण बंध की लंबाई, पहले से ही बंध इतना है, आकर्षण के कारण और कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ऐसे में बंध की लंबाई जो है, यानी DAB
बराबर आर ए प्लस आर बी बस नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा हम कम कर देंगे, 0.09 काई ए माइनस काई बी, एक्स जैसा बनाएंगे, एक साइड का एक्स का हिस्सा थोड़ा बड़ा कर देंगे, ये ए और बी की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां अब आते हैं संकरण का प्रभाव। मैंने अभी अभी बताया कि अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध की लंबाई उतनी कम होती है। तो हमने ये पाया कि sp संकरण में बंध की लंबाई क्या होती है, कम होगी, sp2 में ज्यादा होगी, sp3 में और ज्यादा होगी। तो s% जितना ज्यादा होगा बंध की लंबाई उतनी कम होगी। अनुनाद, अनुनाद के कारण भी बंध की लंबाई, एकल बंध की लंबाई घट जाती है, डबल बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाती है। अब आते हैं प्रतिशत आयनिक लक्षण। ये बहुत सरल चीज है, अभी देखा आपने। देखो, अगर हम बात करें H2 की या Cl2 की या F2 की, तो क्या होता है, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के ठीक बीचों बीच पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों ओर से दोनों परमाणु एक जैसे हैं, तो दोनों का आकर्षण बल एक जैसा है, दोनों बराबर ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा। क्लोरीन या फ्लोरीन में भी यही होता है कि दो फ्लोरीन एकल बंध बना के आपस में रहते हैं, दोनों फ्लोरीन की ताकत बराबर है, तो जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो दोनों के बीच में रहेगा। लेकिन अगर H और F के बीच बंध बन जाए तब क्या होगा, तब दोनों का नाभिक, दोनों अलग अलग परमाणु है, दोनों अलग परमाणु है, तो दोनों के नाभिकों का आकर्षण भी अलग होगा। ऐसे में ज्यादा पावरफुल नाभिक, ज्यादा ताकतवर नाभिक जो कि फ्लोरीन का है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कुछ खींच लेता है, पूरी तरह से नहीं, बीच में होने की बजाय उसकी तरफ खींच जाता है। तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ गया उसके ऊपर थोड़ा ऋण, और जिससे दूर गया उससे उसके ऊपर थोड़ा धन आ जाएगा। इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि यहां देखो आवेश आ गया, और आवेश तो आयनिक बंध का गुण है, तो इस सहसंयोजक यौगिक में आयनिक यौगिकों के थोड़े से गुण आ गए। इसी को कहा जाता है प्रतिशत आयनिक लक्षण। और प्रतिशत कितना आयनिक लक्षण है, क्या है, उसको निकालने के लिए हम एक चीज इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। भाई, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को जितना खींचा है अपनी ओर, क्या HCl में क्लोरीन भी उतना ही खींचेगा? नहीं खींचेगा, स्वाभाविक है। यानी यहां उत्पन्न हुए धन और ऋण का मान यहां के धन ऋण से अलग होगा। तो क्या मान है, इसको हम द्विध्रुव आघूर्ण से निकालते हैं, जिसके लिए एक चिन्ह है म्यू, और इसको दिया जाता है सिग्मा इंटू डी। सिग्मा क्या है, आवेश की मात्रा गुणा दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी डी। अच्छा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से शिफ्ट हो जाए तो आवेश क्या होगा, पूरा ऋण पूरा धन। तो ऐसे में जो 100% आयनिक होने पे आघूर्ण होता है वो होता है E गुणा डी। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, डी दूरी, पूरा इलेक्ट्रॉन चला गया भाई, अभी आकर्षित नहीं हुआ, पूरा शिफ्ट ही हो गया। तो अब अगर आपको प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सरल है। प्रतिशत ध्रुवण हम बात करें तो प्रतिशत ध्रुवण निकालने के लिए आप करेंगे प्रेक्षित ध्रुवण बटा 100% ध्रुवण गुणा 100, यानी कि यहां आ जाएगा सिग्मा इंटू डी बटा ई गुणा डी गुणा 100। ये तो हुआ ध्रुवण का अंतर। अब आते हैं हम कि प्रतिशत आयनिक लक्षण में क्या अंतर आएगा। तो आयनिक गुण के लिए एक सूत्र है, ये याद रखेंगे आप, प्रतिशत आयनिक गुण बराबर है 16 गुणा काई ए ऋण काई बी
काई ए ऋण काई बी प्लस 3.5 गुणा काई ए ऋण काई बी का स्क्वायर। ये तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका खत्म होता है। ये सब ज्यादा नहीं पूछा जाता, रीडिंग के लिए है, छोटा छोटा चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको काम आएगा आगे चल के। तो इस तरीके से ये चैप्टर